जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। तो आज तारीख है 3 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है सोमवार। हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। हम सबसे पहली खबर को देखेंगे। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़, 125 मरे। तो यहाँ पर हम इंडोनेशिया के मैप का एनालिसिस करेंगे। वो एक बार फीफा को देख लेंगे कि फीफा क्या है। फिर हम सिक्योरिटी फोर्सेस से संबंधित खबर को देखेंगे। यहाँ पर हम सीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो सीडीएस है वो तीनों सेनाओं के बीच में जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। फिर अगली खबर रहेगी हमारी GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध व GS3 सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित रहेगी, जिसमें हम सीबीआई के बारे में व ग्लोबल पुलिसिंग यानी इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। और यहीं पर हम ड्रग स्मगलिंग क्या होती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए संसद द्वारा कौन सा कानून लाया गया था उसे देखने का प्रयास करेंगे। फिर मुद्दा में वक्त की बात, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको केवल वक्त का एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा, यह समझा दूंगा कि वक्त होता क्या है। और विमर्श पेज पर आप 5G से जीवन में क्या होगा परिवर्तन, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि 5G टेक्नोलॉजी का यूजेस क्या होते हैं, इसके चैलेंजेस क्या है, कहाँ आने वाले समय में जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की है डिजिटल इकोनॉमी की, तो उसमें किस तरह से जो 5G सेवा है वो योगदान दे सकती हैं। आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को देख सकते हैं, जिसकी हमने कल वाले जो न्यूज़ एनालिसिस थी उसमें विस्तृत चर्चा की थी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, 5G टेक्नोलॉजी की क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरह से ये एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में काम करेगी। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से हम भारत ताइवान के संबंधों को देख लेंगे। यहाँ पर हम ताइवान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम अमेरिका में तूफान से मरने वालों की संख्या हुई 51, तो यहाँ पर देखेंगे कि तूफान क्या होता है और तूफान जिन अमेरिका के राज्यों में आए उन राज्यों को भी देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, किसका, वक्फ कानून क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। फिर हम इंडोनेशिया का मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम सीबीआई को देखने का प्रयास करेंगे, सीबीआई के परिचय को देख लेंगे, सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है उसको देख लेंगे। फिर सीबीआई की जो पृष्ठभूमि उसको देखने का प्रयास करेंगे, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को देखेंगे, इसके संस्थापक निदेशक कौन है, इसकी प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में उभरा है इसको देख लेंगे, इसकी व्यापक भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम उसके बाद देखने का प्रयास करेंगे इंटरपोल को कि इंटरपोल का काम क्या है, ये किस तरह से देशों की जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसके बीच में समन्वय का काम करती है। फिर हम एक ड्रग्स तस्करी कैसे होती है उसका एक जेब फाइल से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक कार्टून से समझने का करेंगे कि जो भगोड़ा है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक भगोड़े कौन होते हैं। इन पिक्चर को देखकर आपको कुछ याद आ ही रहा होगा। उसके बाद देखेंगे कि संसद द्वारा जो आर्थिक भगोड़े उनको रोकने के लिए या पकड़ने के लिए कौन सा कानून लाया गया था। फिर हम ताइवान की मैप का एनालिसिस कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि तूफान क्या होता है, तूफान को कुछ पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि जो तूफान आया है उसकी वजह से कहाँ नुकसान हो रहा है, किन राज्यों में आ रहा है, किस वजह से आने का आ रहा है। फिर हम तूफान का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि तूफान क्या होता है। फिर हम जो अमेरिका के राज्य उनको देखने का प्रयास करेंगे जहाँ पर तूफान आया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि फीफा क्या है। उसके बाद कुछ पिक्चर के थ्रू समझने का करेंगे फीफा के। फिर हम उसके बाद देखेंगे सीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक हिस्ट्री देखने का प्रयास करेंगे। फिर ग्लोबल सिनेरियो में देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो सीडीएस है वो कहाँ पर स्टैंड करता है तो उसका पदानुक्रम देखने का प्रयास करेंगे। फिर सीडीएस तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर अंत में हम गूगल मैप को देखने का प्रयास करेंगे। जिन राज्यों की या जिन देशों की हम बात करेंगे उनको अंत में हम गूगल मैप में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़, 125 मरे। तो हम अभी यहाँ पर इंडोनेशिया में पूर्वी जावा के मलंग में शनिवार रात एक फुटबॉल स्टेडियम में गरुलू पक्ष की टीम हार जाने के बाद नाराज प्रशंसक मैदान में उतर गए और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और भगदड़ में 125 लोग मारे गए। फीफा के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, विश्व फुटबॉल के प्रशासकीय निकाय फीफा के सुरक्षा नियमों के अनुसार स्टेडियम में पुलिस कोई आग्नेयास्त्र या भीड़ नियंत्रण करने वाली
गैस लेकर नहीं जा सकती हैं और न ही इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर जो फीफा की बात की और एक इंडोनेशिया की बात की, तो इनकी मैप को देख लेते हैं। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का फ्रांसीसी नाम है, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो है। फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संगठन आयोजन जिनमें सबसे उल्लेखनीय फीफा विश्व कप के लिए जिम्मेदार है और इसका आयोजन 1930 से कर रहा है। फीफा के 211 सदस्य संघ हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से 18 अधिक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से ज़्यादा हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा को पहले एक हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि फीफा के जो मेंबर्स है कौन कौन सी कंट्रीज है। तो इसमें आप देखने का प्रयास करेंगे एशिया से चाइना है, भारत शामिल है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर आसियान की सारी कंट्री शामिल है, इधर यूरोप से शामिल है, रशिया शामिल है, अफ्रीका में जो वेस्टर्न सारा वो जो फीफा है उसमें शामिल नहीं है। इधर आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से सारे देश शामिल है। तो इस तरह से आप इसकी मैप को देखने का प्रयास कीजिए, इसकी कंट्रीज को देखिए। इसका सिद्धांत क्या है? तो फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। स्थापना कब की गई थी? तो मई 21, 1904 में। और वैधानिक स्थिति क्या है इसकी? तो फुटबॉल का शासी निकाय है। उद्देश्य क्या है? तो खेल शासन। मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी सदस्यता तो 211 राष्ट्रीय संघों ने इसकी सदस्यता ले रखी है। और इस पिक्चर से आप कुछ समझने का प्रयास कीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप किसके लिए दिया जाता है? तो फुटबॉल के लिए। तो ये प्रीलिम्स में के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि जो वनडे की एग्जाम होती है वहाँ पे पूछ लेते हैं कि फीफा किस गेम से संबंधित है, किस गेम के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका स्विट्जरलैंड कहाँ है? तो इस तरह से हमें फीफा को देखना था। अब हम इंडोनेशिया को मैप को देखते हैं। ये इंडोनेशिया का मैप हो गया। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इधर इंडियन ओशन हो गया, इधर साउथ चाइना सी हो गया है, इधर पैसिफिक ओशन हो गया है। अब हम इसके द्वीप को देखते हैं कि कौन से। तो ये सुमात्रा द्वीप हो गया इसका, ये जावा द्वीप हो गया, ये सुलावेसी हो गया इसका द्वीप। उसके बाद इसके छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। अभी जकार्ता की बात करें हम, तो जावा द्वीप में ही जकार्ता है जिसकी राजधानी होगी। बाडुंग कहाँ है? तो ये जावा के अंदर। ये बाली सी के नीचे ही बाली अवस्थित है इसका द्वीप। ये सुमात्रा को देखिए आप, सुमात्रा उधर मलेशिया, और इन दोनों के बीच में क्या हुई है? तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो गई है, जो किसको जोड़ने का काम कर रही है। तो इधर अंडमान सी हो गया, इधर साउथ चाइना सी हो गया, इनको जोड़ने का काम कर रही है। किसको अलग कर रही है? तो इधर मलेशिया मलय प्रायद्वीप हो गया, और इधर जो सुमात्रा द्वीप है उन दोनों को अलग करने का काम कर रही है। और जो मलय द्वीप है यहीं पे सिंगापुर अवस्थित है। मलेशिया की राजधानी क्या होगी? तो कुआलालंपुर हो गई है। यह बोर्नियो द्वीप हो गया, जिसमें जो इंडोनेशिया वो अवस्थित है। इसमें 3 देश अवस्थित है। कौन कौन से? एक तो इंडोनेशिया, मलेशिया और एक और ब्रुनेई अवस्थित है। तो 3 देश हो गए। जो इंडोनेशिया अवस्थित है वो कौन से क्षेत्र में अवस्थित है? तो उसको बोलते हैं कालीमांतान जो क्षेत्र है वहाँ पर जो अवस्थित है उसको इंडोनेशिया बोलते हैं। इधर आप देखने का प्रयास कीजिए तो मकासर स्टेट किन 2 वाटर बॉडीज को जोड़ रही है। तो इधर सेलेबस सी और जावा सी को जोड़ने का प्रयास कर रही है, काम कर रही है। और कौन से 2 द्वीप को हटाने का मतलब अलग कर रही है? तो इधर बोर्नियो द्वीप को और सुलावेसी द्वीप को अलग करने का काम करिए मकासर स्टेट। और यहीं पर इंडोनेशिया में आप देखने का प्रयास कीजिए ईस्ट तिमोर, जिसकी राजधानी दिल्ली। इधर बांडा सी, फ्लोरस सी, बाली सी, जावा सी, सेलेबस सी की हमने बात की। इधर पैसिफिक ओशन आ गया, इधर मोलक्का सी। और यहीं से इक्वेटर होकर गुजर रही है। इक्वेटर के नीचे इसके ज़्यादातर द्वीप अवस्थित हो गए किसके? इंडोनेशिया के। ये साउथ चाइना सी, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये सुल्लू सी, ये वियतनाम हो गया, ये फिलीपींस हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए इसके मैप का। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। एकीकृत थिएटर कमानों के गठन का काम आगे बढ़ाएंगे सेना प्रमुख CDS। तो नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अपने पहले संवाद में उनसे एकीकृत थिएटर कमानों के गठन पर आगे बढ़ने के लिए कहा। तो अब हम CDS को देखने का प्रयास करते हैं कि CDS की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो CDS, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CDS
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख लेते हैं। तो सरकार को एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करना, देश के सामरिक संसाधनों और परमाणु शस्त्रागार का बेहतर प्रबंधन करना, अंतर सेवा सिद्धांत योजना को हल करके सेना, नौसेना और इंडियन एयरफोर्स के बीच तालमेल लाना, खरीद और परिचालन समस्याओं को दूर करना, लंबी अवधि की रक्षा योजना और खरीद प्रक्रिया को कारगर बनाना, रक्षा मंत्रालय के साथ सेवा मुख्यालय को वास्तव में एकीकृत करके नागरिक सैन्य विभाजन को कम करना। अब हम इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री उसको देख लेते हैं एक छोटे से। तो 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद GOM की रिपोर्ट द्वारा इस पद की सिफारिश की गई थी कि भारत में एक CDS का पद होना चाहिए जो नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच में तालमेल बिठाने का काम करे। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो में CDS की क्या स्थिति है। तो 70 से अधिक देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में सैन्य योजना और संचालन में एकीकरण के लिए CDS के पद हैं। अब ये जो फर्स्ट CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जी। जो अब दूसरे CDS कौन होंगे? तो जनरल चौहान जी दूसरे CDS होंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो CDS है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और इन तीनों के ऊपर होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कौन है अभी राजनाथ सिंह जो मंत्रालय को संभाल रहे हैं। उसके नीचे आते हैं डिफेंस सेक्रेटरी। अब हम देख लेते हैं कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वो किन कमेटियों का या किन एजेंसियों का हेड होता है उसको देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। एक निश्चित कार्यकाल के साथ वरिष्ठतम अधिकारी होता है, सरकार का एकल बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, अधिग्रहण और परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का काम करता है, सशस्त्र बलों में संयुक्ता यानी ज्वाइंटनेस सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेवाएं अपने अभियानों के बीच समन्वय बढ़ाएगी, यानी जो कोऑर्डिनेशन है उसका काम करने का प्रयास करता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हेड ऑफ किसका होता है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, न्यूक्लियर वेपन्स, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, अंडमान निकोबार कमांड। तो इनके हेड्स होते कौन? CDS। अब आप देखने का प्रयास कीजिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे CDS का पद। ये देखने का प्रयास कीजिए, इधर इंडियन एयरफोर्स हो गई है, इधर इंडियन आर्मी हो गई और इधर इंडियन नेवी। इन तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय का काम किया जाएगा, ताकि जो इनकी दक्षताओं की जो है उनको बढ़ाया जा सके, उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। और जो हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी थे, जो 16 मार्च 1958 को उनको जन्म हुआ था और 8 दिसंबर 2021 को उन्होंने हमारे बीच से विदा ले लिया था। तो ये उनका दिखाया हुआ है आखिरी सैल्यूट। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। ग्लोबल पुलिसिंग को नई दिशा दे रहा है भारत। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़कर देख सकते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी से जोड़कर देख सकते हैं। तो बड़ी भूमिका, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोहों के खिलाफ इंटरपोल की मदद से रियल टाइम इंफॉर्मेशन के साथ कार्रवाई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ 2 ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही CBI भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए महासभा की बैठक में ली जा सकते हैं फैसले। तब अब हम देखते हैं जो इसका इंट्रोडक्शन की चर्चा में क्यों बनी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल पुलिसिंग पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से CBI दुनिया भर में फैले संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ ग्लोबल ऑपरेशन की अगुवाई कर रही है। भारत में CBI इंटरपोल के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम करती है। इस माह दिल्ली में होने वाली इंटरपोल की महासभा की बैठक में भी ग्लोबल पुलिसिंग में भारत की भूमिका और बढ़ाने को लेकर अहम फैसले होने की उम्मीद है। गृह मंत्री बनने के बाद से ही अमित शाह इंटरपोल में भारतीय एजेंसियों की भूमिका बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। CBI के एक अधिकारी ने कहा कि इसके पहले इंटरपोल में जांच एजेंसी की भूमिका सिर्फ भगोड़े अपराधियों को लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान तक सीमित थी। वह भगोड़े अपराधी के पकड़ जाने की स्थिति में उसे संबंधित देश को सौंपने के लिए सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को पूरा करती थी। लेकिन पहली बार इंटरपोल की शाखा के रूप में CBI चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ 2 ऑपरेशनों का नेतृत्व कर रही है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन चक्र और ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन गरुड़ नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही ऑपरेशन के लिए इंटरपोल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन चक्र यानी जो ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ, माफ कीजिए, जो ऑपरेशन चक्र है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ है, और जो ऑपरेशन गरुड़ है वो ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ है। से जुड़ी सूचनाएं रियल टाइम में इंटरपोल के सभी 195 सदस्य देशों के पास पहुंच जाती हैं। इसके बाद इसमें कार्रवाई योग्य सूचनाओं को संबंधित देशों को भेजा जाता है। उनके अनुसार पिछले दिनों इंटरपोल के प्लेटफॉर्म से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी वीडियो भारत में क्लाउड सर्वर पर डाउनलोड और साझा किए जाने की जानकारी मिली। न्यूजीलैंड से मिली इस जानकारी के आधार पर सीबीआई ने सभी आईपी एड्रेस और उससे जुड़ी व्यक्ति की पहचान की और उनके ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। भारत में इसका नाम ऑपरेशन मेघ चक्र दिया गया है। तो इस तरह से हम इसकी उपलब्धि को देखना है तो यहाँ से हम उपलब्धि को देख सकते हैं, किसकी, इंटरपोल की और सीबीआई को मिलाकर। यहाँ पर हमने ओवरव्यू ले लिया कि किस तरह से दोनों काम करेंगे मिलकर। अब यहाँ पर जिन जिन एजेंसी की बात की उनको देखते हैं। तो इंटरपोल की बात की है, एक सीबीआई की बात की है, तो इनको देखते हैं। ये छोटे छोटे टर्म का इस्तेमाल किया, ड्रग स्मगलिंग, इसको देख लेंगे, भगोड़े अपराधियों को देख लेंगे। तो पहले हम देखते हैं इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी पुलिस क्रिमिनल, प्रचलित नाम क्या है इसका, तो इंटरपोल, लघु नाम ICPO इंटरपोल। आदर्श वाक्य क्या है, तो कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। स्थापना कब की गई थी, तो 1932 में। इसकी पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन सी, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस 1914, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन 1922, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग 1923। यहाँ पर इसकी कंट्री को देखने का प्रयास कीजिए तो 194 इसकी कंट्री शामिल है। मैप ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ इंटरपोल 2018, ब्लू मेंबर्स और रेड नॉन मेंबर्स। यहाँ पर दिखाया हुआ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को दिखाया हुआ है जो इसका सदस्य नहीं है। इधर उत्तर कोरिया को दिखाया, उधर ताइवान को दिखाया जो इसके सदस्य नहीं है। तो इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए कि वेस्टर्न मोर्टानिया हो गया जो इसका सदस्य नहीं है। इधर भारत इसका सदस्य है, इधर लगभग सारे देश इसके सदस्य, केवल कुछ ही को ही मिलाकर जो इसके सदस्य नहीं। तो कौन से सदस्य नहीं उनको ध्यान रखना जरूरी है। एक यूरोप में है और एक जो अफ्रीका का एक सदस्य जो इसका सदस्य नहीं, कौन है, तो वेस्टर्न मोर्टानिया। इधर एशिया से कौन सा देश है जो इसका सदस्य नहीं है, तो एक ताइवान और एक उत्तर कोरिया इसके सदस्य नहीं है। और टोटल कितने सदस्य, तो 194 सदस्य इसमें शामिल है। इसका शासी निकाय क्या है, तो इंटरपोल जनरल असेंबली। सामान्य प्रकृति क्या है इसकी, तो लॉ एनफोर्समेंट, नागरिक संस्था के रूप में कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन, फ्रांस में है। तो इस तरह से हमें इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेना था केवल। और ये आप पिक्चर देखिए इकाई का है, तो ये ड्रग्स तस्करी का दिखाया हूँ यहाँ पर पिक्चर। उसके बाद जो आर्थिक अपराधी की बात की थी, आर्थिक भगोड़े की, तो इस पिक्चर से समझने का प्रयास कीजिए कि कहना चाह रहा है कि मैं पकोड़ा इज मोर यूजफुल देन भगोड़ा। तो इस पिक्चर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये पकोड़ा बेचने वाला बोल रहा है इनको कि तुमसे तो अच्छा मैं हूँ कि मैं पकोड़ा बेच रहा हूँ, तुम तो भाग रहे हो आर्थिक भगोड़े। और इनको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, नीरव मोदी, विजय माल्या, जो आर्थिक भगोड़े हैं, जो देश में क्राइम करके, आर्थिक क्राइम करके इंग्लैंड भाग गए हैं। और संसद ने इन आर्थिक भगोड़े को पकड़ने के लिए क्या किया या रोकने के लिए क्या किया है, तो ये संसद को दिखाया हो। और संसद ये फंदा फेंकते हुए दिखाया जा रहा है कि इनको पकड़ने के लिए संसद ने कौन सा कानून बनाया है, द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018। टू लिटिल टू लेट, तो ईडी इसको एनफोर्समेंट करती है, यानी ईडी जो द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल है उसके तहत जो आर्थिक अपराध